नमस्कार। स्टडी टू लर्न विथ मिस्टर रोज चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अफवाह तंत्र, उसके प्रकार, पैटर्न, नदी कैप्चरिंग और नदी कैप्चरिंग में इम्पोर्टेंट थिंग्स जो आवश्यकता पड़ती है, ये सब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। और आज हम पढ़ेंगे हिमालय अफवाह तंत्र की नदियों में सबसे पहले इंडस रिवर सिस्टम, यानी जो हिमालय तंत्र की नदियां हैं उनमें सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये प्रमुख नदी तंत्र हैं। तो आज हम सबसे पहला पढ़ते हैं सिंधु नदी तंत्र। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंडस रिवर सिस्टम। जैसा कि हमने ड्रेनेज सिस्टम में पढ़ा था, तो इंडस रिवर सिस्टम का जो ड्रेनेज सिस्टम का जो टाइप है वो इनसिक्वेंट टाइप का रहता है। इसमें इंडस रिवर जो है भौमिक ढाल का अनुसरण किए बगैर बहती है। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये इधर तिब्बत का एरिया है, चाइना का एरिया है। यहाँ से ये अपनी ढलान के विपरीत दिशा में बहती हुई इंडिया को पार करके पाकिस्तान में आके फिर इस दिशा में आती है। चूँकि यहाँ पे हिमालय की श्रेणियाँ हैं, फिर भी ये उनको काटते हुए आगे बढ़ती है, इसलिए इस प्रकार के ड्रेनेज सिस्टम के टाइप को हम इनसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम टाइप बोलते हैं। और इनसिक्वेंट में भी इसको एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं, यानी पूर्ववर्ती नदी। ये नदी पूर्ववर्ती कही जाती है क्योंकि ये हिमालय के उत्थान से पहले की नदी है। जैसे जैसे हिमालय का उत्थान होता गया, ये नदी उसको काट के आगे बढ़ती गई और अपना रास्ता क्लियर करती गई। अभी आज इसके बारे में पढ़ते हैं। तो विश्व की लंबी नदियों में इंडस रिवर का भी एक नाम आता है। ये इसका जो क्षेत्रफल है लगभग तिब्बत से लेके और पाकिस्तान तक, जो इसका बहाव क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल लगभग 11 किलोमीटर, 11,65,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल पूरा पड़ता है। और अगर भारत में इसका देखें तो 3 लाख, मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये अपना भारत हो गया। इसमें इसका क्षेत्रफल पड़ेगा 3,21,289 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 11 लाख से ज़्यादा हो गया, और यहाँ से यहाँ अपना 3 लाख हो गया। अब इसकी लंबाई की कुल बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं मैप में, यहाँ से ये निकल के इंडिया में प्रवेश करती है और उसके बाद में ये पाकिस्तान में आती है। और तो यहाँ तक की टोटल इसकी लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है, और भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। तो भारत में बहने वाली नदियों में पश्चिम में सबसे लंबी नदी ये है 1114 किलोमीटर, जो भारत की उत्तर में बहने वाली नदी है। ये नदी लद्दाख और जास्कर दोनों के बीच में बहती है, और इस नदी के उत्तर की तरफ यहाँ पे लेह है, जो कि लद्दाख की राजधानी है लेह, वो यहाँ पे स्थित है। हिमालय की नदियों में ये सबसे पश्चिमी नदी है, क्योंकि गंगा यहाँ से इस तरफ से आती है, फिर उधर ब्रह्मपुत्र है। तो ये पश्चिम की सबसे पश्चिमी नदी। आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये झेलम वगैरह है, इनमें सबसे पश्चिमी नदी यही नदी है। तो ये सबसे पश्चिमी नदी है। और इसका जो उद्गम है यह मानसरोवर के पास में, या तिब्बत में एक जगह है बोकरचू, उसके निकट एक ग्लेशियर पाया जाता है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और यह लद्दाख में, इंडिया में प्रवेश करती है। उसके बाद में 2 श्रेणियों जास्कर और लद्दाख के बीच में बहती हुई उत्तर पश्चिम दिशा में जाती हुई यहाँ गिलगित के समीप सिंधु घाटी का निर्माण करती है, और उसके बाद में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में प्रवेश करके और अरब सागर में आके गिर जाती है। इसका ये जो ग्लेशियर का जो भाग है ये 4164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तिब्बत में इसे सिंगी खबान के नाम से जानते हैं। सिंगी खबान, इसका अर्थ होता है शेर का मुख, यानी शेर के मुख के समान इसको कहा जाता है तिब्बत में। अपने यहाँ पे इंग्लिश नाम इंडस हो गया और हिंदी नाम सिंधु हो गया। सिंधु जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है।
ये एक सिंधु घाट यहाँ सिंधु घाट बनाती है गिलगित के पास, और दूसरा घाट बनाती है यहाँ लद्दाख के पास। ये दो महाखड्डों का निर्माण करती है, एक यहाँ लद्दाख में यहाँ पे जहाँ पे इंडिया की सीमा में प्रवेश करती है, और उसके बाद में दूसरा यहाँ। दो महाखड्ड इसके हैं, और ये पाकिस्तान में चिल्स के निकट दर्दिस्तान प्रदेश में ये प्रवेश करती है। अगर सिंधु की सहायक नदियों की बात करें तो 5 इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं जो इसके बाईं ओर है, जिनमें उत्तर से दक्षिण का क्रम इस प्रकार है: झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। इनमें बाहर से निकल के इसमें मिलने वाली सबसे लंबी नदी जो है चेनाब नदी है, और ओवरऑल अगर देखें तो 1450 किलोमीटर जो कि सतलज नदी है, जो यहाँ तिब्बत से निकलती है। तो अगर भारत से निकल के जाने वाली नदियों में चेनाब नदी इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। अब इंडस की बात करें कि इसके पूर्व और पश्चिम से जो कौन कौन सी नदी आके मिलती है, अगर उनमें बात करें तो ऐसी बहुत सी नदियाँ हैं जो लद्दाख श्रेणी से और या नंगा पर्वत से और अफगानिस्तान से और पाकिस्तान के सुलेमान से आके इनमें बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं। इंडस रिवर, ये जो 5 नदियाँ हैं, बाकी की झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, इनको हम प्रमुख रूप से पंचनद बोलते हैं। पंचनद 5 नदियों का समूह, ये इंडस रिवर से आके यहाँ मिठानकोट में आके अपना जल मिला देते हैं। सिंधु नदी की अगर बहने की हम बात देखते हैं तो सिंधु नदी यहाँ पे तिब्बत यानी चाइना का जो हिस्सा है, यहाँ से चाइना, फिर इंडिया और पाकिस्तान, ये 3 देशों में आके बहती है। अब इसकी बात करते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज की। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं, ये जो यहाँ से सिंधु रिवर जाती है, इंडस रिवर जो है यहाँ से जा रही है, फिर यहाँ गिलगित के पास से यहाँ एक महाखड्ड का निर्माण करती है, उसके बाद ये पाकिस्तान में आती है और यहाँ से बहती हुई और कराची के पूर्व में अरेबियन सी में आके यहाँ गिर जाती है। यहाँ देखो एक स्थान है हैदराबाद, जो हमारे इंडिया में भी एक, और ये पाकिस्तान में भी हैदराबाद है। यहाँ ये पंचनद है, जो यहाँ मिठानकोट नाम का स्थान है, वहाँ पे आके ये पंचनद में आके मिलती है और बाकी अपना जल जो है अरेबियन सागर में जाके गिरा देती है। तो इसकी दाहिनी सहायक नदियों की बात करें तो सबसे पहली नदी आती है श्योक नदी, जो कि लद्दाख श्रेणी से निकल के गिरती है। उसके बाद में गिलगित, फिर उसके बाद में यहाँ काबुल नदी आती है, वो गिरती है। उसके बाद में तोची नदी, गुरमाल नदी, तो ये और बाकी छोटी छोटी कई नदियाँ हैं जो इसके दाहिनी छोर से आके गिरती है। और अगर इसकी बाएं छोर से गिरने वाली नदियों में देखें तो 5 प्रमुख पंचनद हो गए। उसके अलावा जांस्कर श्रेणी से जांस्कर नदी निकलती है, यहाँ एक किशनगंगा नदी निकलती है बस, और यहाँ एक छोटी पाकिस्तान की से सोहन नदी निकलती है, जो इसकी बाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियों में से है। अब हम बात करते हैं इसकी सहायक नदियों में, तो हम प्रमुख जो 5 पंचनद कहे जाने वाले नदियाँ हैं, जिनमें हम देख रहे हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं 5 नदियाँ ऊपर से नीचे की तरफ क्रम है इनका। तो सबसे पहले इसमें है झेलम नदी। झेलम नदी जो कि एकमात्र नदी है जो कश्मीर से निकलती है, कश्मीर के एरिया से ही निकलती है, और ये शुरुआती दौर में यहाँ विसर्ग दर्शाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मियांडर बनाती हुई यहाँ से बह रही है शुरुआती दौर में। तो ये एक ऐसी नदी है जो शुरुआती दौर में विसर्ग दर्शाती है, और अनंतनाग से लेके बारामूला तक, यहाँ ये बारामूला, ये जो पाकिस्तान का बॉर्डर है यहाँ पे, बारामूला तक ये जो है नौकायान योग्य है। इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग इसकी लंबाई जो है 720 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आप यहाँ लंबाई देख सकते हैं, सभी नदियों की लंबाई एक बार देख लीजिए। यहाँ पे लंबाई का मैप हमने डाल रखा है कि जो झेलम है वो 720 किलोमीटर, उसके बाद में चिनाब जो है भारत में
1180 किलोमीटर के करीब यहाँ बहती है। रावी नदी जो है 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है। व्यास नदी जो 460 किलोमीटर है और यहाँ इंडिया में ही बहती है। यानी जो सिंधु नदी की सहायक नदियों में बात करें तो ये व्यास नदी जो है वो खाली इंडिया में बहती है। ये पाकिस्तान में अपना जल लेके नहीं गिराती। यानी पांचों पंच नदी में खाली एक व्यास नदी है जो अपना जल यहीं तक छोड़ती है। बाकी चारों नदियाँ अपना जल पाकिस्तान में ले जाती है और आगे मिठानकोट में इसमें मिल जाती है। और जो सतलज नदी है उसकी लंबाई भारत में 1050 किलोमीटर और ओवरऑल 1450 किलोमीटर। सतलज नदी भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है। 120 किलोमीटर का बॉर्डर लगभग शेयर करती है दोनों, पाकिस्तान और इंडिया दोनों मिलके, ये फिरोजपुर टू फजीला। और ये 170 किलोमीटर का बॉर्डर बनाती है झेलम नदी, जो कि इधर बारामूला से नीचे की तरफ बिल्कुल उत्तर से दक्षिण की तरफ बॉर्डर बनाती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो ये थी इन नदियों की लंबाई। उसके बाद हम अब देखते हैं जो झेलम नदी हमारी है वो पीर पंजाल, जो हमने यहाँ श्रेणी पढ़ी थी, पीर पंजाल, धौलाधार, फिर उसके बाद में मंसूरी, फिर महाभारत, नागटिबा, जो लघु हिमालय की जो श्रेणियाँ थी, इनमें से जो पीर पंजाल की जो श्रेणी है उसके गिरिपद में यानी सबसे नीचे की तरफ में जो बेरीनाग का नाम का एक झरना निकलता है, उस झरने से झेलम नदी का उद्भव होता है। और ये झेलम नदी कश्मीर घाटी में बहती हुई यहाँ वुलर झील का निर्माण करती है। ये ब्लू कलर का आप देख रहे हो, ये वुलर झील है। वुलर झील का निर्माण करती है और श्रीनगर जो यहाँ पे ये इसी नदी के तट पे, झेलम नदी के तट पे ही श्रीनगर है। और ये आगे जाके यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ नंबर 4 लिखा हुआ है जो कि झंग को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे लिख दिया मैंने झंग के निकट जो है ये चिनाब में आके मिल जाती है, जो कि त्रिमू नामक एक स्थान है, वहाँ पे दोनों आके मिल जाती है। उसके बाद में दूसरी नदी आती है चेनाब नदी। चेनाब नदी, व्यास नदी और रावी नदी, ये तीनों ऐसी नदियाँ हैं जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है। यानी पंच नदों में झेलम नदी जम्मू कश्मीर से, बाकी 3 हिमाचल से और सतलुज नदी तिब्बत से यानी चाइना से निकलती है। तो चेनाब नदी जो है यहाँ अपने हिमाचल से निकलती है। और चेनाब नदी का निर्माण आप यहाँ देख रहे हैं, दो धाराएं हैं, चंद्र और भागा नाम की 2 धाराएं हैं, उन धाराओं के मिलने से होता है। ये दोनों धाराएं केलांग के निकट तांडी नामक स्थान पे, ये 6 नंबर दिखा है, तांडी हिमाचल में एक तांडी नाम का स्थान पड़ता है, वहाँ पे आके दोनों मिलती है। और उसके बाद में ये चंद्रभागा के नाम से इसको जाना जाता है। यानी चंद्र और भागा दोनों नदियाँ आपस में मिलके चंद्रभागा का निर्माण करती है। ये पाकिस्तान में बहने से पहले हमने देखा था 1180 किलोमीटर लगभग बहती है और फिर यहाँ से पाकिस्तान के पंजाब वाले मैदान में प्रवेश करके आगे झंग के निकट ये झेलम में मिल जाती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो मैदान में जहाँ प्रवेश करेगी वो जो स्थान है वो अखनूर है। यानी अखनूर में ये सबसे पहले मैदान में प्रवेश करती है। और इसका उद्गम जो है यहाँ बारालाचाला पास, हमने इंडिया के पास पढ़ते टाइम में हमने पढ़ा था बारालाचाला, ये इधर यहाँ सिपकिला है ना, उसके बाद में यहाँ नीचे रोहतांग दर्रा, तो ये सब जो पासेस थे उसी के पास से ये नदी जाती है। और ये किश्तवाड़ के निकट, यहाँ पे किश्तवाड़ पड़ता है, किश्तवाड़ के निकट ये एक महागार्ज यानी महाखंड का निर्माण करती है, गार्ज का निर्माण करती है। और नॉर्थ वेस्ट जो पीर पंजाल हमारा है उसके नॉर्थ वेस्ट में पंजी वैली के समांतर ये बहती है। यहाँ पंजी वैली है, उस पंजी वैली के समांतर बहती है। यानी नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम एरिया में जो पीर पंजाल हमारे यहाँ पे श्रेणी है उसके उत्तर पश्चिमी एरिया में ये पंजी वैली के समांतर बहती है। उसके बाद में तीसरी नदी आती है रावी नदी। ये एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है, इसकी सहायक नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदी है। यानी पंचनदी में एक नदी है। वैसे तो ये चिनाब में आके मिलती है तो चिनाब की एक सहायक नदी होगी, लेकिन सबको हम संपूर्ण रूप से देखें
तो ये सिंधु की सहायक नदी है। तो ये एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ये हिमाचल से निकलती है और कुल्लू की जो पहाड़ियाँ हैं, हिमाचल में कुल्लू मनाली हम देखते हैं। कुल्लू की पहाड़ियों में रोहतांग दर्रा, हमने जब पास पढ़े थे तो यहाँ पढ़ा था रोहतांग दर्रा के पास से निकलती है। और ये हिमाचल में एक घाटी पड़ती है, चंबा घाटी, जहाँ आपने सुना होगा कि एक गर्म पानी का झरना वहाँ पे रहता है, यानी भूमि से गर्म जल का स्रोत वहाँ पे है चंबा घाटी में। तो वहाँ से निकलती है और चंबा घाटी की तरफ बहती है और पाकिस्तान में प्रवेश करने पर करती है। और ये रंगपुर में आके, रंगपुर जो कि सराय सिंधु के नाम का एक स्थान है, रंगपुर, यहाँ आके ये चिनाब और झेलम जो संयुक्त जल धारा है वहाँ आके चिनाब में अपना जल गिरा देती है। ये मैदान में प्रवेश करने की बात करें तो माधवपुर नाम के स्थान से ये मैदान में प्रवेश करती है तथा धौलाधार श्रेणी में डीप गॉर्ज का निर्माण करती है। यहाँ जो हिमाचल में धौलाधार श्रेणी है हिमाचल में, वहाँ ये गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। ये इसका जो ड्रेन एरिया है, बहने का जो एरिया है, वो पीर पंजाल और धौलाधार दोनों श्रेणियों के बीच में है। चौथी नदी अपनी आ गई व्यास नदी। यहाँ पे व्यास नदी जो है, इसकी लंबाई हमने पढ़ा था 460 किलोमीटर और ये भी एक महत्वपूर्ण नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदी है। ये समुद्र तल से, अगर समुद्र तल की बात करें, भारत के समुद्र तल की, तो यहाँ मुंबई हाई के निकट से ली गई है समुद्र तल की हाइट। वहाँ से ही जितने भी पहाड़ पर्वत सबकी हाइट ली जाती है। तो ये जो व्यास नदी है वो समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के निकट जो व्यासकुंड बना हुआ है, उस व्यासकुंड से, यहाँ व्यासकुंड है, उस व्यासकुंड से निकलती है और कुल्लू घाटी से गुजरती हुई और धौलाधार श्रेणी है उसमें 2 महाखंड का निर्माण करती है, 2 गाज का निर्माण करती है, जिनका नाम है काती और लारगी। ये आगे चलकर यहाँ पे हरिके बैराज नामक स्थान है, वहाँ पे आके ये जो है मिल जाती है। यहाँ एक बीच में एक झील का निर्माण करती है और उसके बाद में हरिके बैराज नामक स्थान पे ये सतलुज नदी में आके गिर जाती है। यहाँ पे एक डैम बनाया गया है, इसको हरिके बैराज डैम कहते हैं। यहीं से जो राजस्थान की तरफ जो इंदिरा गांधी नहर जो निकाली गई है वो इसी डैम से निकाल के आगे राजस्थान में जो रेगिस्तानी एरिया है, थार मरुस्थलम जब पढ़े थे तब हमने जिक्र किया था कि लगभग 650 किलोमीटर के लगभग ये नहर का निर्माण किया गया है। तो इसी बैराज से निकाल के आगे राजस्थान में गंगानगर डिस्ट्रिक्ट होते हुए प्रवेश कराई गई है। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं सतलज नदी। सतलज नदी जो है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के जो निकट, यहाँ मानसरोवर झील है उसके निकट में एक राकस ताल पड़ता है, यानी एक बड़ी झील रहती है, उस झील से ये निकलती है और यहाँ जो औसत ऊंचाई लगभग है वो 4555 मीटर है। यहाँ से 4555 मीटर की औसत ऊंचाई से निकलती है और पूर्व पश्चिम में बहती हुई यहाँ मिठानकोट में आके अपना जल गिरा देती है, यानी मिठानकोट तक इसका पानी पूरा यहाँ आती है। ये चिनाब में अपना जो मुहाना है उच्च शरीफ जो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, वहाँ पे आके चिनाब में अपना जल गिराती है और फिर दोनों संयुक्त रूप से पंचनद कह के, यानी सभी जल एक साथ मिलकर यहाँ पंचनद कहलाता है। उच्च शरीफ के बाद में, उच्च शरीफ से मिठानकोट के बीच में इनका जल जो है पंचनद कहा जाता है। तो ये सतलज नदी जो है, जब ये इंडस रिवर यहाँ से निकलती है और ये दोनों नदियाँ आपस में 400 किलोमीटर के करीब जो है समांतर रूप से बहती है। ये सिंधु नदी, जैसे सिंधु नदी की हम बात कर रहे थे, तो सिंधु नदी के नाम पे ही सिंधु घाटी सभ्यता जो यहाँ अपने अफगानिस्तान, इंडिया और ये पूरे एरिया में यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता पाई जाती है। तो इसी सिंधु नदी के अपवा क्षेत्र में ये घाटी पाई गई थी, ये सभ्यता पाई गई थी। और ये रोपड़ नामक एक स्थान है, उसी रोपड़ नामक स्थान पे
जो सतलज नदी है वो एक महाखंड का निर्माण करती है। जब ये तिब्बत से इंडिया में प्रवेश करती है तो यहाँ शिपकिला कार्य बनाती है, यह महाखंड का निर्माण करती है शिपकिला दर्रा, जिससे हम मानसरोवर यात्रा के लिए यहाँ से निकलते हैं। ये सतलज नदी जो है यहाँ बनाती है और ये आगे चलकर यहाँ भाखड़ा नांगल एक डैम इस पे बनाया गया है, भाखड़ा नांगल डैम जो सतलज नदी पे है। और इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो 1450 किलोमीटर और इंडिया में बात करें तो 1050 किलोमीटर। और 120 किलोमीटर की हमने देखा था कि 120 किलोमीटर की बाउंड्री ये फिरोजपुर टूपा जिला पाकिस्तान के साथ शेयर करती है। तो ये थी प्रमुख पंचनल और सिंधु नदी। अब सिंधु नदी के जल को लेकर एक समझौता हुआ था जो 1960 में हुआ था, यानी 19 सितंबर 1960 को ये समझौता हुआ था। इस समझौते में तय हुआ था कि जो सिंधु नदी तंत्र का जो जल है उसमें सिंधु, झेलम और चिनाब जो ऊपर की 3 नदियां हैं, सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी, इनका 20% जल भारत यूज करेगा और 80% जल जो है पाकिस्तान यूज करेगा। और नीचे की 3 नदियां रावी, ब्यास और सतलज, इनका 80% पानी जो है भारत यूज करेगा और 20% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। ये 1960 में सितंबर में एक समझौता हुआ था, उसके तहत ये डिक्लेयर किया गया था। अभी हमने पढ़ा कि सिंधु नदी तंत्र और उसकी प्रमुख सहायक नदियाँ और कहाँ कहाँ वो आपस में मिलती है, एक दूसरे से कहाँ आके मिलती है, कहाँ उनकी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर होती है और कितने ये देशों में बहती है, कौन कौन से राज्यों से इनका उद्गम स्थान है और इनकी लंबाई के बारे में पढ़ा और किन पहाड़ियों से ये निकलती है, कौन सा पास बनाती है। तो ये था सिंधु नदी तंत्र। नेक्स्ट हम हिमालय के नदी तंत्र में पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्द मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।